Hello my dear students, welcome on our online learning platform Let's Study India। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का आपका जो लास्ट यूनिट है सिंथेटिक डाई, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम अभी तो आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रही थी, वो यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ और आप तुरंत सिंथेटिक डाई स्टार्ट कर दी। तो हाँ, इसलिए मैं सिंथेटिक डाई अभी स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि ये आपका लास्ट कार्बोहाइड्रेट आपका इजिली कंप्लीट हो जाएगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो। ऐसा नहीं है कि यूनिट 8 स्टार्ट करने की वजह से कार्बोहाइड्रेट आपका टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके मुश्किल से मुझे लगता है 5-6 लेक्चर्स और जाएंगे, उसके बाद आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सिंथेटिक डाई है ये इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया है क्योंकि इसमें आपको नोट्स बनाना होगा अच्छे से। देखो, कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज़ें अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आप केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार समझ लिए, नोट्स नहीं भी बनाए या फिर ऐसे रफली भी लिख लिए तो फिर आप इजिली एग्जाम में कर ले जाओगे। लेकिन सिंथेटिक डाइज में क्या है, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं सिंथेटिक डाई अभी स्टार्ट करी हूँ ताकि एग्जाम तक आप अच्छे से नोट्स बना लो। नोट्स की बात रही तो देखो, जिसने ऐप डाउनलोड कर लिया है उसका तो ओके, जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है, ठीक है, और प्लस ऐप पे भी अभी नोट्स नहीं है, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। बट अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो यहाँ पर आप लेक्चर्स देखो, यहाँ पर मैं आपको पीपीटी के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू एक एक कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको ये लगे कि मैम ये टॉपिक आपने स्किप कर दिया या इसका नोट्स आपने नहीं दिया। तो यूनिट 8 की अभी बात करते हैं। अभी किस यूनिट में क्या करना है वो चीज़ सेकेंडरी है, अभी यूनिट 8 ही स्टार्ट करें तो इसी की बात करते हैं। यूनिट 8 के लिए आपको इधर उधर कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, आई विल गिव यू एवरी कॉन्टेंट ऑन एवरी टॉपिक। ठीक है, हर टॉपिक है, मैं आपको हर एक चीज़ दूंगी, कोई भी मैं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मैम हमने ये स्किप कर दिया। पीवाईक्यूज मैं देख के आपको एक एक नोट्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने हैं, बने रहना है साथ में, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, क्योंकि बहुत जगह क्या है और कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं वो खुद से कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो अगर आपके कॉलेज में कुछ सिंथेटिक डाई में एक्स्ट्रा ऐड किया गया है तो फिर आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं वो चीज़ एडिशनल करके पढ़ा दूंगी। ठीक है, बट हम लोग एनईपी का ही सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, तो एनईपी के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ें हैं सिलेबस में यूनिट 8 में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। क्लियर है इतनी चीज़ें? यूनिट 8 स्टार्ट करने का मोटिव क्या है, ये यूनिट आपका बहुत छोटा है, पूरे सिलेबस में आप देखो तो सबसे छोटा यूनिट यही है और लर्निंग भी यही यूनिट है। बाकी यूनिट्स में आप समझ लोगे, आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, लेकिन इस यूनिट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जिसे आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर अभी से आप स्टार्ट करोगे लर्न करना, अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, तभी आप एग्जाम टाइम तक भूल नहीं पाओगे। क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, समझी हुई चीज़ें हम लोग रिवाइज कर लें तो फिर वो ओके रहता है, ठीक है, जाके एग्जाम में लिख लेंगे, लेकिन रटने वाली चीज़ें एग्जाम टाइम में नहीं हो पाती हैं। ठीक है, और प्लस मेरा ये सजेशन भी है कि एग्ज़ाम टाइम में आप ना ही रटो तो बेटर है। एग्ज़ाम टाइम में जब जो भी आपने 6 महीने, सेमेस्टर वाइज है अब तो 6 महीने ही होता है, तो 6 महीने पे ही आपको एग्जाम्स हो रहे हैं, तो 6 महीने में आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं बस एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या करना है, उसको रिवाइज कर लेना है, थोड़ा बहुत लर्न कर लो, डेफिनेशंस वगैरह, वो भी बस इसलिए क्योंकि हम लोग खुद से सेंटेंस बनाते हैं तो उतना अच्छा नहीं हम लोग लिख पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्प के लिए आप एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा लर्न वगैरह कर लो, तो वो एक सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन अगर आप सोचो कि पूरी की पूरी यूनिट ही मैं उस टाइम रटने बैठ जाऊं तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो ये जो आपका यूनिट 8 है इसमें रटना है, सिंपल सी बात है, याद करने से मतलब यही है कि रटना है। काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी, काफ़ी स्ट्रक्चर्स ऐसे आएंगे जो आपको रटना पड़ेगा, और मैं आपको बता भी दूंगी कि इसको रट लो। ठीक है, तो फिर इसको आप लोग रट लेना। ओके, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो यूनिट 8 आपका प्रिपेयर हो जाएगा। छोटा सा यूनिट है, मार्क्स अच्छा स्कोर कराएगा, इससे आपके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आएंगे। ठीक है, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट यूनिट है। मार्क्स अच्छा स्कोर करेगा, नोट्स आपको बनाना होगा यहाँ पे अच्छे से, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने इस यूनिट को पहले स्टार्ट किया है। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलिए, प्लस छोटी यूनिट है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब देखो आप सिंथेटिक डाई में ये है आपका सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो इसको तो मैं आपको बिल्कुल लास्ट में पढ़ाने वाली हूँ। रीज़न उसका ये है, क्यों मैम लास्ट में पढ़ाने वाली हैं, तो उसका रीज़न आपका ये है इसको लास्ट में पढ़ाने का कि
कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, तो इसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख तो लें कि कलर्स कैसे आते हैं, डाइज होते क्या हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशन है डाइज के, किस किस टाइप के डाइज हैं, पहले ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में, किस तरीके से कोई डाई किसी फैब्रिक पे इतना अच्छा कलर दे देता है, ये सारी चीज़ें हम लोग कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। और पहले सारे डाइज को कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट में ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज, ये नेक्स्ट लेक्चर में ही रहेगा। इस लेक्चर के बाद जो आपका सेकंड लेक्चर आएगा उसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज को बहुत अच्छे से कवर करूंगी मैं, ठीक है, तो वो लेक्चर्स आप देख लेना। उसके बाद है केमिस्ट्री एंड सिंथेटिक ऑफ, अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है। एक आपका मिथाइल ऑरेंज डिटेल में पढ़ना है, ये सब डाइज आपको स्पेसिफिकली दिए हुए हैं। इतने डाइज अगर आप रेडी कर लोगे तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ ये सारे डाइज ना आप अगर मुश्किल से जैसे अभी से मेरे कंटिन्यूअस लेक्चर्स अपलोड होंगे, तो अगर आप 3 दिन मान के चलो, 3 दिन अगर आपने 2-2 घंटे इस यूनिट को दे दिया ना, ये यूनिट आपका लर्न हो जाएगा, नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मेरा लेक्चर देख रहे हो आप तो ठीक है, फिर मेरे ही लेक्चर से पूरा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेरा लेक्चर देखोगे आप, क्योंकि मैं नोट्स सारे प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, प्लस मैं आपको नोट्स भी सारे समझा दूंगी। तो मैं अपने ही लेक्चर की बात करती हूँ। वैसे मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ, यू आर फ्री, जहाँ से भी आपको मेन मोटिव यही है कि आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है, मेन मोटिव यही है हमारा। तो जहाँ भी आपको बेटर लग रहा है वहाँ से ही आप पढ़ो। बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं तो यूनिट 8 को अगर आप 3 दिन सिर्फ 2 से 3 घंटे बैठ के इसको पढ़ लो, आपका 3 दिन में ये रेडी हो जाएगा काफ़ी अच्छे से विथ नोट्स। और PYQs करना चाहते हो तो वो भी उसी में हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, मेरे लेक्चर्स देखो आप, मैं अपने लेक्चर की बात करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर्स में सारे नोट्स आपको एक एक चीज़ का कंटेंट यहाँ पर मैं आपको दूंगी, ठीक है, प्लस एक एक चीज़ समझाऊंगी। हाँ, समझाने की बात रही तो मैं ये बता दे रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे आएंगी, बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे भी आएंगे कि आपको बहुत बोरिंग लगेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे समझना है, उन चीज़ों को सुनना है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ज़्यादातर यही कहानी है कि ये डाई इस तरीके से जाता है, इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेता है, बस यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ 3 से 4 दिन आप इस यूनिट को दो, 2 से 3 घंटे दो पर डे, ये आपका यूनिट विथ नोट्स, विथ PYQs, विथ कॉन्सेप्ट्स और लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। सो आप अभी से लग जाओ तो ये नोट्स आपका, ये यूनिट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कहाँ बात कर रहे थे हम लोग, तो कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन आपको लास्ट में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज इसके बाद वाले लेक्चर में रहेगा। उसके बाद आपको सिंथेसिस और केमिस्ट्री, मिथाइल ऑरेंज की डिटेल में पढ़नी है, कॉन्गो रेड की पढ़नी है, मैलिचेट ग्रीन की पढ़नी है, क्रिस्टल वॉयलेट की पढ़नी है, फिर आपको फेनोफ्थलीन की पढ़नी है, फ्लोरोसेंट की पढ़नी है और एलिजरीन एंड इंडिगो की पढ़नी है। तो टोटल कितने हो गए, आपको कितने डाइज को डिटेल में पढ़ना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, ये 8 डाइज, ये टोटल 8 डाइज आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इन 8 डाइज को हम लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है, उसमें ये 8 डाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 8 डाइज को मैं 2-3 लेक्चर में कवर करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज है, एक ही लेक्चर में मैंने पूरा क्लासिफिकेशन आपको बता दिया है, पूरा नोट्स प्रोवाइड किया है विद रिएक्शंस, तो वहाँ से आप वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो है आपका वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डाइज रहेगा। उसके बाद आपके ये जो 8 आपके हैं मेंशन हुए हैं इसमें जो डाइज हैं, इन 8 डाइज को फिर हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में होगा तो एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी, नहीं तो 2 लेक्चर में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 6 से 7 लेक्चर में आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। आपको सारे लेक्चर्स अटेंड करने हैं, अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इस यूनिट की मैं एक अलग से प्लेलिस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जब आप जाओगे चैनल पे तो आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूनिट 8 के नेम से, तो वहाँ से आप ये कवर कर लोगे। क्लियर है, इतनी चीज़ें समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हमें समझना है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, तो इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाएगा, यही बताया जाएगा कि डाइज होता क्या है। तो पहले मैं आपको थोड़ा बताती हूँ डाइज के बारे में। केमिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है, पहले यही समझ लेते हैं। आप देखो अभी तक केमिस्ट्री को आप सोच रहे होगे कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने मेरी क्लास देखी होगी तो मैं हमेशा कहती थी कि केमिस्ट्री एक हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट है। जितना अच्छा एज्यूम करोगे, जितने अच्छे ओवर थिंकर रहोगे आप, उतने अच्छे से आपको केमिस्ट्री समझ आएगी। अब ओवर थिंकर का मतलब ये नहीं है कि हाँ मेरी फ्रेंड ने ये कह दिया, कॉलेज में आज ये हुआ, टीचर्स ने ऐसे रिएक्ट
किया, उसने ऐसे रिएक्ट किया। ये सारी चीज़ों में ओवर थिंकर नहीं होना है। ओवर थिंकर आपको केमिस्ट्री को लेकर होना है। तो अगर केमिस्ट्री को लेकर थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर पा रहे हो, आप हाइपोथेटिकली कुछ सोच पा रहे हो, एज्यूम कर पा रहे हो चीज़ों को, तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ईजी है। प्लस यूनिट 8 के लिए अगर आप हाइपोथेटिकल पर्सन हो तो यूनिट 8 तो फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगी। क्यों? तो कभी आपने सोचा था कि ये जो डाई मीन्स क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे टी शर्ट का ले लो, ये टी शर्ट है, ठीक है। अब ये किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। अब इस टी शर्ट के फैब्रिक पे ये ब्लैक कलर किस तरीके से अप्लाई हुआ, किस तरीके से ये ब्लैक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कभी हमने सोचा है? जैसे कि सपोज आप किसी भी ड्रेस का एग्जांपल ले लो, कर्टन्स का ले लो, बेडशीट्स का ले लो, जो भी होते हैं, अब उन पे वो जो रेड, येलो, कितने सारे टाइप के कलर्स हैं, और हमारे जो आसपास होते हैं इतने सारे लोग रहते हैं, लाइक कोई भी चीज़ है, कोई भी क्लोथ का आप एग्जाम्पल ले लो, तो उस पर जो भी डाई है, उस पर जो भी कलर है, उस क्लोथ का जो भी कलर है, तो कभी आपने सोचा था कि उस कलर और फैब्रिक में भी बॉन्डिंग होती है? मीन्स यहाँ पे भी केमिस्ट्री है। उस क्लोथ के कलर और उस क्लोथ के फैब्रिक में भी क्या है? केमिस्ट्री है। उस क्लोथ के कलर और उस फैब्रिक में बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से वो कलर जो है उस फैब्रिक पे अप्लाइड हो पाता है, जिसकी वजह से वो कलर जो है लॉन्ग टाइम तक उस फैब्रिक पे होता है। अब कई बार आप सोचते होगे, सुनते होगे, सोचते क्या होगे, देखते भी होगे कि जैसे कोई ड्रेस आपने लिया, 2-3 बार आपने वॉश किया, उसका कलर चला जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि इसका कलर ख़राब है या ये ड्रेस ख़राब है। ड्रेस ख़राब नहीं होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है? वो जो डाई उस ड्रेस पे अप्लाई किया गया है, उस डाई के बीच में और उस फैब्रिक के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, या वो डाई उस फैब्रिक के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो बॉन्डिंग बहुत अच्छे से ना हो पाने के कारण 2-3 वॉश में ही वो कलर जो है वो उस फैब्रिक से क्या हुआ? हट गया, ठीक है। अगर बॉन्डिंग अच्छी होती तो कई बार आप ऐसे भी ड्रेसेस देखते होंगे कि कितना भी पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लास्ट तक उसका कलर रह ही जाता है, कपड़ा फट जाता है, पुराने हो जाते हैं, लेकिन उसका कलर नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं अरे मतलब दुकानदार ने बहुत अच्छे कपड़े दिए। ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या है कि उस कलर और उस फैब्रिक में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक कर पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो पाता है। तो चाहे हम उसको कितना भी सनलाइट के प्रेजेंस में सुखा दें, लोग कहते हैं ना डायरेक्ट सनलाइट में कपड़ों को नहीं डालना चाहिए, उनका कलर चला जाता है। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, आप उनको डायरेक्ट सनलाइट में कर दो, कितना भी ज़्यादा वॉश कर दो, कितना भी ज़्यादा वॉशिंग पाउडर यूज़ कर लो, लेकिन उनका कलर नहीं जाता है। तो रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उनके डाई में और उनके फैब्रिक में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी वहां पर आप देखोगे कि कोई भी फैब्रिक किस तरीके से डाई होता है, किस तरीके से उनको कलर किया जाता है, ठीक है। तो डाई की इतनी कहानी हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डाइज आर नेचुरल और सिंथेटिक कलर्ड सब्सटेंस। डाइज क्या होते हैं? ये नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। नेचुरल का मतलब है जिसे नेचर ने हमें दिया है, सिंथेटिक का मतलब है जो मैन मेड है, जिसे हमने बनाया है। तो जो डाइज होते हैं वो एक कलर्ड सब्सटेंस है। कलर्ड सब्सटेंस मीन्स कलरफुल होते हैं। ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो कलरफुल होते हैं और कलर देने का काम करते हैं किसी भी क्लोथ पे, किसी भी सब्सटेंस पे, ठीक है। तो ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। हेयर, फूड स्टफ्स, प्लास्टिक मटेरियल्स एक्स्ट्रा, तो इन सभी में क्या करते हैं हम लोग? डाई का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू क्या होते हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग कलर कर सकते हैं। तो इससे एक पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया कि ये जो हमारा डाई है इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ क्लोथ को कलर करने के लिए नहीं किया जाता है। हेयर, फूड स्टफ्स, हेयर्स आजकल जो बहुत ही ट्रेंडिंग में लोग ब्राउन ब्राउन कलर करा रहे कलर करा लेते हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, नहीं ऐसे ब्राउन। तो वो सब किसकी वजह से होते हैं? इन्हीं डाइज की वजह से, इन्हीं कलर्स की वजह से। उसके बाद फिर आप देखो फूड स्टफ्स में आप ले लो, जैसे कि फूड कलर्स का हम लोग यूज़ करते हैं मंचूरियन वगैरह बनाने में, या फिर छोटे छोटे जो टॉफ़ीज़ आते हैं, पॉपिन्स वगैरह, जैम्स वगैरह के जो कलर ऐसे होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? तो इन्हीं डाइज की वजह से होते हैं, ठीक है। फिर आप देखो इन द बिगिनिंग ऑल डाइज वर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। शुरुआती तौर में क्या होता था? स्टार्टिंग में ये जो डाइज थे हमारे, तो सिंथेटिक डाइज का कोई भी कुछ था ही नहीं, कोई नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जितने भी नेचुरल डाइज हैं उन्हीं का हम लोग यूज़ करते थे। फूड स्टफ्स में, हेयर्स में, हेयर तो पहले कलर मेहंदी था तो वो एक तरीके का नेचुरल डाइज है। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते थे इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था? नेचुरल डाइज का ही हम लोग यूज़ करते थे क्लोथ को कलर करने में, हेयर्स को कलर करने में, फूड स्टफ्स के लिए, इवन किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर करने के लिए नेचुरल डाई का ही यूज़ करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ? समय थोड़ा चेंज हुआ, डेवलपमेंट आई, फिर क्या हुआ? सिंथेटिक डाइज आने लगे। अब सबसे पहला सिंथेटिक डाइज कब आया था? तो पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं पूरा क्या है।
कि इन द बिगनिंग ऑल डाइज वर ऑप्टेन, ये चीज़ हमने देख लिया। तो कुछ नेचुरल डाइज के एग्जांपल देख लो आप, जैसे इंडिगो है, एलिजेरिन है, ये हमारे क्या है नेचुरल डाइज के एग्जांपल हैं। उसके बाद है दीज आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नेचुरल डाइज, ठीक है। अब उसके बाद देखो नाउ डेज मोस्ट ऑफ द डाइज आर सिंथेटिक डाइज। अभी के टाइम में क्या है, जितनी भी डाइज है मैक्सिमम सिंथेटिक डाइज ही यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो हेयर कलर के लिए हो, फूड स्टफ्स के लिए हो, खाने पीने की चीज़ों में हो, क्लोथ्स में हो, मतलब हर जगह मैक्सिमम सिंथेटिक डाइज ही यूज़ किए जाते हैं। वैसे भी आजकल मैन मेड चीज़ें ही ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, नेचुरल चीज़ों को तो हमने ख़राब करके रख दिया है।